सुबह का समय था और आसमान पर काले बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे किसी ने पूरे शहर पर उदासी की चादर डाल दी हो। हवा हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन उस हवा में सुकून नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी जो दिल के अंदर तक उतर रही थी। सरिता जी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कुछ पल तक यूं ही छत को देखती रहीं, जैसे किसी गहरी सोच में खो गई हों। तभी उनकी नज़र सामने दीवार पर टंगी एक फोटो पर पड़ी, जिसमें उनके पति मोहनलाल जी मुस्कुरा रहे थे। उस तस्वीर को देखते ही उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, तुम चले गए और मुझे अकेला कर गए। आज उन्हें गए पूरा 1 साल हो चुका था, लेकिन उनके जाने का दर्द आज भी उतना ही ताज़ा था जितना उस दिन था। सरिता जी ने जल्दी से उठकर अपनी साड़ी ठीक की और बिना चाय पिए ही घर के बाहर निकल गईं। घर के सामने ही उनकी छोटी सी किराने की दुकान थी, जिसका नाम था सावित्री स्टोर। जैसे ही वो दुकान के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि अमन पहले से ही वहां मौजूद था और जल्दी जल्दी बाहर रखा सामान अंदर रख रहा था। उन्हें देखकर अमन बोला, माँ जी, आप इतनी जल्दी आ गईं। मुझे लगा बारिश हो सकती है, इसलिए सामान अंदर कर रहा हूँ। सरिता जी ने आसमान की तरफ देखा और हल्की चिंता के साथ कहा, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, मुझे भी यही डर था। उनकी आवाज़ में थकान और जिम्मेदारी दोनों साफ महसूस हो रहे थे। तभी अंदर से उनकी बेटी काव्या 2 कप चाय लेकर आई और टेबल पर रखते हुए बोली, माँ, पहले चाय पी लो, फिर काम करना। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा दर्द कोई भी महसूस कर सकता था। सरिता जी ने चाय का कप उठाया और दुकान के पीछे बने छोटे से गोदाम में जाकर बैठ गईं। जैसे ही उन्होंने एक घूंट लिया, उनकी नज़र फिर से उस तस्वीर पर पड़ी जो वहां भी टंगी हुई थी। मोहनलाल जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखते ही उनकी आंखें बंद हो गईं और वो अतीत की यादों में खो गईं। कुछ साल पहले यही घर हंसी और खुशियों से भरा हुआ था। मोहनलाल जी अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे खिड़की से बाहर तुलसी के पौधे को देख रहे थे और बोले, सरिता, इस तुलसी का ध्यान रखना, ये घर की खुशियों की निशानी है। सरिता जी मुस्कुराईं और उनके पास बैठते हुए बोली, आप हो ना संभालने के लिए। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, सुनो जी, अब काव्या भी बड़ी हो गई है, उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा रोहित और छोटी बेटी काव्या। दोनों को उन्होंने बहुत प्यार से पाला था और अच्छी शिक्षा दी थी। मोहनलाल जी की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनका बेटा रोहित उनकी दुकान संभाले और उसे एक दिन बड़ा सुपरमार्केट बनाए। लेकिन रोहित के सपने अलग थे। एक दिन वो घर आया और सीधे अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, पापा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं विदेश जाना चाहता हूँ, नौकरी के लिए। ये सुनते ही जैसे कमरे की हवा रुक गई। मोहनलाल जी ने धीरे से पूछा, तो दुकान का क्या होगा बेटा? रोहित का चेहरा सख्त हो गया और उसने कहा, पापा, मैं पूरी जिंदगी इस दुकान पर नहीं बैठ सकता। मुझे आगे बढ़ना है और कुछ बड़ा करना है। मोहनलाल जी की आवाज़ भारी हो गई। बेटा, ये दुकान छोटी नहीं है, ये हमारी पहचान है। लेकिन रोहित ने तुरंत जवाब दिया, पहचान से पेट नहीं भरता पापा। ये सुनते ही सरिता जी का दिल कांप गया और उन्होंने धीरे से कहा, ऐसे बात नहीं करते बेटा। लेकिन रोहित अब अपने फैसले पर अडिग था। उसने कहा, मैं और प्रिया 2 दिन बाद जा रहे हैं, हमारी टिकट हो चुकी है। ये सुनकर सरिता जी के हाथ से गिलास गिरते गिरते बचा और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, इतना बड़ा फैसला और हमें बताया भी नहीं। मोहनलाल जी चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। कुछ पल बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेटा, जाना है तो जाओ। उनकी आवाज़ में टूटन थी, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। अगले 2 दिन घर में अजीब सा माहौल रहा। सरिता जी बार बार रोहित को रोकने की कोशिश करती रहीं, उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाती रहीं, लेकिन रोहित का मन नहीं बदला। काव्या भी बहुत रोई और अपने भाई से बोली, भैया, मत जाओ, माँ पापा को आपकी ज़रूरत है। लेकिन प्रिया ने ठंडे लहजे में कहा, हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक होता है। उस एक बात ने जैसे सब कुछ ख़त्म कर दिया। आखिर वो दिन आ गया जब रोहित और प्रिया जाने लगे। सरिता जी ने उन्हें गले लगाकर कहा,
जल्दी वापस आना। लेकिन मोहनलाल जी दूर खड़े रहे। उन्होंने ना आशीर्वाद दिया और ना कुछ कहा। दरवाज़ा बंद हुआ और उसी के साथ उस घर की खुशियां भी जैसे हमेशा के लिए चली गईं। दरवाज़ा बंद हुआ और उसी पल जैसे इस घर की सारी आवाज़ें भी कहीं खो गईं। पहले जहां हर कोने में हंसी गूंजती थी, वहीं अब एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। सरिता जी दरवाजे के पास खड़ी रह गईं। उनकी आंखें उसी रास्ते पर टिकी थीं जहां से उनका बेटा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिल भी उसी के साथ चला गया हो। काव्या धीरे से उनके पास आई, उनका हाथ पकड़कर बोली, माँ, अंदर चलो। लेकिन सरिता जी जैसे सुन ही नहीं रही थीं। मोहनलाल जी ने एक लंबी सांस ली और बिना कुछ कहे अपनी पुरानी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे भीतर की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी हो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन इस घर के लिए हर दिन पहले से ज्यादा भारी होता जा रहा था। जहां पहले हर शाम घर में रौनक होती थी, वहीं अब हर शाम एक बोझ बन गई थी। काव्या अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती कि घर का माहौल हल्का रहे। माँ को हंसाने की कोशिश करती, उनसे बातें करती, लेकिन हर बार कोई ना कोई याद दिल को फिर से दुख से भर देती। मोहनलाल जी भी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। पहले वो दुकान में पूरे उत्साह से काम करते थे, हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करते थे, लेकिन अब वो बस चुपचाप काउंटर पर बैठते, कम बोलते और ज़्यादा सोचते रहते। सरिता जी सब समझ रही थीं, लेकिन वो खुद भी अंदर से टूटी हुई थीं और इस टूटन को छुपाकर बस अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रही थीं। एक दिन शाम के समय दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। अमन तेजी से सामान तौल रहा था। काव्या ग्राहकों को सामान दे रही थी और मोहनलाल जी काउंटर पर बैठे हिसाब कर रहे थे। तभी एक ग्राहक ने पैसे वापस मांगते हुए हाथ बढ़ाया। मोहनलाल जी ने भी हाथ आगे किया, लेकिन अचानक उनका हाथ हवा में ही रुक गया। उनकी आंखें एकदम स्थिर हो गईं और उनका चेहरा पीला पड़ गया। अमन घबरा गया और जोर से बोला, बाबूजी। अगले ही पल उनका शरीर ढीला पड़ गया और वो कुर्सी से नीचे गिर पड़े। काव्या की चीख पूरे दुकान में गूंज गई। माँ, जल्दी आओ। सरिता जी भागती हुई आईं। उनके हाथ कांप रहे थे और दिल जैसे जोर से धड़क रहा था। उन्होंने अपने पति को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत देखकर वो खुद भी डर से कांप उठीं। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल का सफ़ेद गलियारा, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली खामोशी उस पल को और भी भारी बना रही थी। सरिता जी की सिसकियां रुक नहीं रही थीं और काव्या बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे हर पल उम्मीद कर रही हो कि डॉक्टर आकर कहेंगे सब ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, हमने पूरी कोशिश की। और बस इतना सुनते ही जैसे सब कुछ खत्म हो गया। सरिता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो खुद को संभाल नहीं पाई। काव्या ने उन्हें पकड़ा, लेकिन वो खुद भी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। मोहनलाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। कुछ देर बाद काव्या ने कांपते हाथों से फोन उठाया और रोहित को कॉल किया। फोन उठते ही उसने रोते हुए कहा, भैया, पापा अब नहीं रहे। कुछ पल की खामोशी के बाद रोहित की आवाज़ आई। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन उस आवाज़ में वो दर्द नहीं था जो एक बेटे की आवाज़ में होना चाहिए था। उसने आगे कहा, मैं अभी नहीं आ सकता, यहाँ बहुत काम है, प्रोजेक्ट चल रहा है, तुम लोग संभाल लो, मैं पैसे भेज दूंगा। और कॉल कट गया। काव्या कुछ देर तक फ़ोन को देखती रह गई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक गहरा खालीपन था। उसने धीरे से कहा, क्या एक पिता की जगह पैसे ले सकते हैं? सरिता जी ने सब सुन लिया था। उनकी आंखों के आंसू जैसे अब सूख चुके थे और उन्होंने एक सख्त आवाज़ में कहा, आज से वो मेरा बेटा नहीं। अंतिम संस्कार का दिन आया तो श्मशान घाट पर लोग खड़े थे और धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे कि बेटा नहीं आया, अब मुखाग्नि कौन देगा। तभी काव्या आगे बढ़ी और मजबूत आवाज़ में बोली, मैं दूंगी। वहां खड़े लोग हैरान रह गए। कुछ ने विरोध किया, लेकिन इस बार सरिता जी अपनी बेटी के साथ खड़ी हो गईं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जब जीते जी उसने अपना फर्ज नहीं निभाया तो अब उसे हक भी नहीं है। काव्या ने अपने पिता को अग्नि दी और उस पल सिर्फ एक शरीर नहीं जला,
बल्कि एक पुरानी सोच भी राख हो गई। 13 दिन के बाद जब सारे रिश्तेदार चले गए तो घर फिर से खाली हो गया। लेकिन इस बार यह खालीपन पहले से भी ज्यादा गहरा था। रात को जब सरिता जी रसोई में जाती तो बर्तनों की हल्की आवाज भी उन्हें डराने लगती। काव्या हर समय उनके साथ रहती, लेकिन वो खुद भी अंदर से टूट चुकी थी। कुछ दिनों बाद सरिता जी ने हिम्मत जुटाई और फिर से दुकान खोली। उनके कदम भारी थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोका नहीं। दुकान के अंदर कदम रखते ही हर चीज उन्हें मोहनलाल जी की याद दिला रही थी। उनकी कुर्सी, उनकी डायरी, उनका अंदाज, सब कुछ वैसा ही था, बस वो नहीं थे। अमन ने धीरे से कहा, माँ जी, सामान मंगवाना है। सरिता जी ने सिर हिलाया, लेकिन उनके अंदर डर साफ था। धीरे धीरे समाज का असली चेहरा भी सामने आने लगा। लोग बातें करने लगे कि अब ये दुकान नहीं चलेगी, इसे बेच देना चाहिए, बेटा तो है नहीं यहाँ। लेकिन एक दिन सरिता जी ने साफ शब्दों में कह दिया, ये दुकान नहीं, मेरे पति का सपना है, इसे मैं कभी नहीं बेचूंगी। हालांकि उनके शब्द मजबूत थे, लेकिन हकीकत बहुत कठिन थी। उधार देने वाले पीछे हटने लगे, लोगों का भरोसा कम होने लगा और हर रात सरिता जी और काव्या एक नई चिंता के साथ सोती। लेकिन अब उनके अंदर एक जिद भी पैदा हो चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस सपने को टूटने नहीं देंगी। दिन धीरे धीरे बीतते जा रहे थे, लेकिन हर दिन सरिता जी और काव्या के लिए एक नई परीक्षा लेकर आता था। दुकान अब पहले जैसी नहीं चल रही थी, ग्राहक कम हो गए थे और जो आते भी थे उनकी नज़रों में पहले जैसा भरोसा नहीं था। उधार देने वाले भी अब सवाल करने लगे थे और हर बार जब कोई पैसे की बात करता तो सरिता जी के दिल पर एक और बोझ बढ़ जाता। काव्या ये सब देख रही थी और उसके अंदर धीरे धीरे एक नई ताकत जन्म ले रही थी। अब वो सिर्फ एक बेटी नहीं रही थी, बल्कि अपने घर और अपने पिता के सपने की रखवाली करने वाली बन चुकी थी। एक शाम जब दुकान बंद करने का समय था, तब काव्या ने देखा कि सरिता जी चुपचाप काउंटर पर बैठी थीं और सामने पड़ी पुरानी डायरी को देख रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रही थीं, जैसे रोने की ताकत भी खत्म हो चुकी हो। काव्या उनके पास आई और धीरे से बोली, माँ, हम ये सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो। सरिता जी ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में दर्द साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा, बेटा मैं थक गई हूँ, लेकिन इस दुकान को टूटते हुए नहीं देख सकती। ये तुम्हारे पापा का सपना है। काव्या ने उसी पल मन ही मन एक फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस दुकान को बचाकर रहेगी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। अगले ही दिन सुबह एक ऐसा सच सामने आया जिसने सब कुछ हिला दिया। काव्या दुकान पर पहुंची ही थी कि एक अनजान आदमी वहां आया और उसने कागजों का एक फाइल काउंटर पर रख दिया। उसने ठंडे लहजे में कहा, यह जमीन अब हमारी होने वाली है, हमने इसका सौदा कर लिया है। काव्या एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं पाई। उसने कागज उठाकर देखे और उसके हाथ कांपने लगे। उन कागजों पर रोहित के साइन थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। ये कैसे हो सकता है? काव्या की आवाज कांप रही थी। उस आदमी ने बिना किसी भावना के कहा, आपके भाई ने ये जमीन बेच दी है, हमें बस कब्जा लेना है। यह सुनते ही सरिता जी भी अंदर से बाहर आ गईं। उन्होंने जैसे ही कागज देखे, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। उनकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन सामने खड़ा आदमी बस अपना काम करने आया था। उसे ना उनकी तकलीफ से कोई मतलब था और ना उनकी यादों से। काव्या का चेहरा अब बदल चुका था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी सख्ती आ गई थी। उसने कागज को मजबूती से पकड़ा और उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा, ये दुकान कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे पिता की मेहनत है और इसे कोई हमसे नहीं छीन सकता। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, कानून कागज देखता है, भावनाएं नहीं। और ये कहकर वो चला गया, लेकिन जाते जाते वो एक ऐसी आग जला गया जो अब काव्या के अंदर जलने लगी थी। घर का माहौल उस दिन पूरी तरह बदल गया। सरिता जी एक कोने में बैठी रो रही थी और बार बार वही कह रही थी, हमारा अपना बेटा ऐसा कैसे कर सकता है।
काव्या उनके पास बैठी थी, लेकिन इस बार वो उन्हें समझा नहीं रही थी, बल्कि खुद अंदर से मजबूत बन रही थी। उसने धीरे से कहा, माँ, अब रोने का समय खत्म हो गया है, अब हमें लड़ना होगा। उसकी आवाज़ में एक नया आत्मविश्वास था। उसी शाम रोहित का फ़ोन आया। सरिता जी ने फ़ोन उठाया, लेकिन इस बार उनकी आवाज़ में वो ममता नहीं थी, सिर्फ एक ठंडापन था। रोहित ने सीधे कहा, माँ, वो लोग आए थे ना, उन्हें ज़मीन दे देना, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। ये सुनते ही काव्या ने फ़ोन अपने हाथ में ले लिया। उसकी आवाज़ अब बिल्कुल अलग थी। भैया, आपने हमसे पूछे बिना ये फैसला कैसे ले लिया? रोहित ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, ये मेरी भी ज़मीन है और मुझे इसकी ज़रूरत है। काव्या ने गहरी सांस ली और कहा, ज़रूरत आपको है, लेकिन कीमत हम चुका रहे हैं। आपने सिर्फ ज़मीन नहीं बेची, आपने अपना रिश्ता भी बेच दिया। कुछ पल के लिए फ़ोन पर चुप्पी छा गई। फिर रोहित ने गुस्से में कहा, जो करना है कर लो, और फ़ोन कट गया। काव्या ने फ़ोन नीचे रखा और सरिता जी की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर नहीं था। काव्या ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ, ये लड़ाई अब सिर्फ दुकान की नहीं है, ये हमारी पहचान की है और मैं इसे किसी भी हाल में हारने नहीं दूंगी। उस रात काव्या सो नहीं पाई। वो छत पर बैठी आसमान को देख रही थी, जहाँ वहीं काले बादल छाए हुए थे। लेकिन इस बार उसे उन बादलों से डर नहीं लग रहा था। उसके अंदर एक नया हौसला था, एक नया इरादा था। उसने खुद से कहा, पापा का सपना कोई नहीं छीन सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ, ये दुकान जिंदा रहेगी। उसी पल जैसे उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। उस रात के बाद काव्या पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक साफ इरादा था। अगले ही दिन सुबह वह जल्दी उठी और बिना समय गंवाए कुछ ज़रूरी कागज़ लेकर शहर के एक वकील के पास पहुंच गई। उसने सारी बात विस्तार से बताई, अपने पिता की मेहनत, दुकान की अहमियत और अपने भाई के अचानक लिए गए फैसले के बारे में सब कुछ रखा। वकील ने ध्यान से सब सुना और कागज़ों को देखते हुए कहा कि मामला आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर दुकान और ज़मीन में माँ का भी हिस्सा साबित हो जाए, तो बिना उनकी अनुमति कोई सौदा पूरा नहीं हो सकता। ये सुनते ही काव्या के अंदर एक नई उम्मीद जगी। उसे लगा कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी लड़ाई बाकी है। घर वापस आकर उसने सरिता जी को सब बताया। पहले तो सरिता जी घबरा गईं। उन्हें कोर्ट कचहरी के नाम से ही डर लगता था। लेकिन जब काव्या ने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ, अगर हम आज नहीं खड़े हुए तो पापा का सपना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, तो उनकी आंखों में भी धीरे धीरे हिम्मत आने लगी। उन्होंने आंसू पोंछे और धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। यही वो पल था जब एक कमज़ोर माँ और एक टूटी हुई बेटी मिलकर मजबूत बन गईं। कुछ ही दिनों में काव्या ने ज़रूरी कागज़ तैयार करवा लिए और उस सौदे पर रोक लगाने के लिए आवेदन दे दिया। दूसरी तरफ वो लोग बार बार दुकान पर आकर दबाव बनाने लगे। कभी मीठी बातों से समझाने की कोशिश करते, तो कभी डराने की। लेकिन अब काव्या पहले वाली नहीं थी। वह हर बार पूरी मजबूती से उनका सामना करती और साफ कह देती कि जब तक मामला साफ नहीं हो जाता, कोई भी इस दुकान को हाथ नहीं लगा सकता। अमन भी अब पूरी तरह उनके साथ खड़ा था और हर छोटे बड़े काम में उनकी मदद कर रहा था। इसी बीच काव्या ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा कि सिर्फ लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलेगा, उसे अपने पिता के सपने को आगे भी बढ़ाना होगा। उसने दुकान को नए तरीके से चलाने की योजना बनाई। उसने पुरानी डायरी उठाई जिसमें मोहनलाल जी के सारे हिसाब और सपने लिखे थे और उन्हें ध्यान से पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसके पिता क्या सोचते थे, वो दुकान को किस तरह आगे ले जाना चाहते थे। काव्या ने दुकान में कुछ बदलाव करने शुरू किए, सामान को अच्छे से सजाया, ग्राहकों से प्यार से बात करना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों का भरोसा फिर से जीतने लगी। शुरुआत आसान नहीं थी। कई दिन ऐसे भी आए जब बिक्री बहुत कम हुई और घर में पैसों की कमी महसूस होने लगी, लेकिन काव्या ने हार नहीं मानी। हर रात वो खुद को याद दिलाती कि यह सिर्फ एक दुकान नहीं, उसके पिता की पहचान है। सरिता जी भी अब पहले से मजबूत हो चुकी थीं। वो सुबह से शाम तक काव्या के साथ दुकान संभालती
और हर छोटे काम में उसका साथ देती। दोनों माँ बेटी के बीच अब एक नया रिश्ता बन चुका था, जो सिर्फ खून का नहीं बल्कि संघर्ष का रिश्ता था। कुछ हफ्तों बाद एक दिन अचानक वही आदमी फिर से दुकान पर आया, जो पहले कागज लेकर आया था। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था। उसने थोड़े नरम लहजे में कहा, आप लोग अभी भी इस लड़ाई में लगे हो? काव्या ने बिना घबराए जवाब दिया, हाँ, क्योंकि यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का सवाल है। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, देखो, हमें भी अपना काम करना है, लेकिन अगर मामला कोर्ट में गया तो समय भी लगेगा और पैसा भी। काव्या ने उसकी बात बीच में ही काट दी और कहा, हमें जल्दी नहीं है, लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। उस दिन के बाद जैसे हालात धीरे धीरे बदलने लगे। कुछ पुराने ग्राहक वापस आने लगे, दुकान की रौनक थोड़ी थोड़ी लौटने लगी, और सबसे बड़ी बात, काव्या का आत्मविश्वास हर दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि जिस इंसान ने यह सब शुरू किया था, वह अब खुद एक बड़ी परेशानी में फंसने वाला था। समय धीरे धीरे बदल रहा था और उसके साथ हालात भी। जहां एक तरफ काव्या और सरिता जी अपने हौसले और मेहनत से दुकान को संभालने में लगी थीं, वहीं दूसरी तरफ रोहित की जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं चल रहा था जैसा उसने सोचा था। विदेश की चमक दमक, बड़े ऑफिस और ऊंची सैलरी का सपना उसे बहुत दूर तक तो ले गया था, लेकिन वहां की सच्चाई कुछ और ही थी। काम का दबाव इतना ज़्यादा था कि उसे दिन रात काम करना पड़ता था, और जिस कंपनी में वह काम कर रहा था, वहाँ किसी को किसी के हाल से कोई मतलब नहीं था। प्रिया भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। शुरुआत में जो सपने और उत्साह था, वह धीरे धीरे ख़त्म हो गया और उनकी ज़िंदगी में तनाव बढ़ने लगा। एक दिन ऑफिस में अचानक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। कंपनी के हालात ठीक नहीं थे और कई लोगों को नौकरी से निकालने का फैसला लिया गया। रोहित को लगा कि वह सुरक्षित है, लेकिन जब उसका नाम पुकारा गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एक लिफाफा पकड़ाया गया और कहा गया कि अब उसकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। वह कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। जिस सपने के लिए उसने अपना घर छोड़ा था, वही सपना अब उसके हाथों से फिसल चुका था। घर लौटने के बाद उसने प्रिया को यह बात बताई। पहले तो प्रिया चुप रही, लेकिन फिर उसकी आवाज़ में नाराज़गी साफ सुनाई देने लगी। तुमने कहा था सब ठीक रहेगा, अब क्या करेंगे हम? धीरे धीरे उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। पैसे की कमी, अनिश्चित भविष्य और अकेलापन, इन सब ने मिलकर उनके रिश्ते को कमज़ोर कर दिया। कुछ ही समय में वह रिश्ता भी टूटने के कगार पर पहुंच गया, जिसे बचाने के लिए रोहित ने अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया था। उसी रात रोहित अकेला बैठा था। कमरे की खामोशी उसे काट रही थी। उसने अपने फ़ोन को उठाया और पुराने फ़ोटो देखने लगा। एक फ़ोटो में वह अपने पिता के साथ दुकान में खड़ा था, दोनों मुस्कुरा रहे थे। दूसरी फ़ोटो में उसकी माँ और काव्या उसके साथ खड़ी थीं। उन तस्वीरों को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। उसने सिर्फ एक घर नहीं छोड़ा था, उसने अपना पूरा परिवार खो दिया था। उधर भारत में काव्या और सरिता जी अपनी लड़ाई में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। कोर्ट में उनका मामला मजबूत होता जा रहा था, क्योंकि अब यह साफ हो रहा था कि बिना सरिता जी की अनुमति के किया गया सौदा पूरी तरह सही नहीं था। यह खबर उस आदमी तक भी पहुंची जिसने ज़मीन खरीदने की कोशिश की थी। अब उसके रवैये में भी बदलाव आने लगा था, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि यह मामला इतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। एक दिन अचानक काव्या के फ़ोन पर एक कॉल आया। उसने देखा कि यह रोहित का नंबर था। कुछ पल के लिए उसका दिल तेज़ धड़कने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से धीमी और टूटी हुई आवाज़ आई, काव्या, कैसी हो? ये वही रोहित था, लेकिन उसकी आवाज़ में अब वह आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कमज़ोरी थी। काव्या ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, ठीक हूँ, आपको क्या काम है? रोहित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। क्या माँ ठीक है? काव्या के अंदर जैसे कई भाव एक साथ उठे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, माँ ठीक है, लेकिन अब हम भी
ठीक रहना सीख गए हैं। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं वापस आना चाहता हूँ। यह सुनते ही काव्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके सामने उसके पिता का चेहरा आ गया, उनकी आखिरी यादें और उनका टूटा हुआ दिल। उसने गहरी सांस ली और कहा, वापस आना इतना आसान नहीं होता भैया। कुछ चीज़ें एक बार टूट जाएं तो फिर वैसी नहीं बनती। फ़ोन कट गया, लेकिन इस बार कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब सवाल ये था कि क्या रोहित को अपने किए की सज़ा मिलेगी या उसे एक और मौका दिया जाएगा। क्या काव्या अपने दिल की सुनेंगी या अपने आत्मसम्मान की। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ पाएगा या हमेशा के लिए बिखर जाएगा। रोहित का फ़ोन कटने के बाद काव्या काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ में फ़ोन था, लेकिन उसका मन अतीत की उन यादों में उलझ गया था जिन्हें वह कितनी ही कोशिश कर ले भूल नहीं पा रही थी। उसके सामने अपने पिता का चेहरा बार बार आ रहा था, उनकी खामोश आंखें, उनका टूटता हुआ दिल, और वो दिन जब उन्होंने बिना कुछ कहे अपने बेटे को जाते हुए देख लिया था। काव्या के अंदर एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। एक तरफ उसका दिल था जो अपने भाई को वापस देखना चाहता था, और दूसरी तरफ उसका आत्मसम्मान था जो उसे याद दिला रहा था कि हर रिश्ते की एक सीमा होती है। उस शाम जब वह घर पहुंची तो सरिता जी आंगन में बैठी थी और चुपचाप तुलसी के पौधे को देख रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन वह शांति किसी सुकून की नहीं, बल्कि बहुत कुछ सह लेने के बाद की थी। काव्या उनके पास जाकर बैठ गई और कुछ देर तक चुप रही। फिर धीरे से बोली, माँ, भैया का फ़ोन आया था। यह सुनते ही सरिता जी के हाथ थोड़े कांप गए, लेकिन उन्होंने अपनी नज़रें नहीं हटाईं। कुछ पल बाद उन्होंने पूछा, क्या कहा उसने। उनकी आवाज़ में उत्सुकता कम और एक डर ज़्यादा था। काव्या ने सब कुछ बता दिया, रोहित की नौकरी जाने की बात, उसकी टूटती हुई हालत और उसका वापस आने का इरादा। यह सुनते ही सरिता जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उन्हें गिरने नहीं दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, जब उसे हमारी ज़रूरत थी तब उसने हमें छोड़ दिया। अब जब उसे ज़रूरत है तो क्या हम सब भूल जाएं। उनकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन साथ ही एक कड़वाहट भी थी जो समय के साथ उनके अंदर जमा हो गई थी। काव्या ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन वो हमारा अपना है। सरिता जी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक माँ का प्यार और एक टूटी हुई औरत का दर्द दोनों साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा, रिश्ते खून से बनते हैं, लेकिन निभाने से मजबूत होते हैं। उसने रिश्ता निभाया नहीं, सिर्फ तोड़ दिया। ये कहते हुए उनकी आवाज़ भर आई, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को रोने नहीं दिया। उसी रात घर के बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा के साथ मिट्टी की खुशबू फैल गई, लेकिन उस घर के अंदर अभी भी एक भारी सन्नाटा था। काव्या छत पर खड़ी थी और आसमान की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या फैसला ले। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि यह फैसला अकेले लेना सही नहीं होगा। यह सिर्फ उसका नहीं, उसकी माँ का भी फैसला होना चाहिए। अगले दिन सुबह अचानक घर के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। काव्या और सरिता जी दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। कुछ ही पल बाद दरवाज़ा धीरे से खुला और सामने रोहित खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। वह कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, जैसे अंदर आने की हिम्मत जुटा रहा हो। फिर धीरे से बोला, माँ। ये एक शब्द सुनते ही सरिता जी का दिल जोर से धड़कने लगा। उनके चेहरे पर कई भाव एक साथ आए, गुस्सा, दर्द, प्यार और टूटन। लेकिन इस बार उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। रोहित धीरे धीरे आगे बढ़ा और उनके पास आकर रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह घुटनों के बल बैठ गया। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सब कुछ खो दिया। मुझे माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ कांप रही थी और हर शब्द उसके पछतावे को दिखा रहा था। काव्या ये सब चुपचाप देख रही थी। उसका दिल भी भारी हो रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। सरिता जी कुछ पल तक चुप रहीं, फिर उन्होंने धीरे से कहा, गलती? यह सिर्फ गलती नहीं थी रोहित,
ये फैसला था, और उस फैसले ने हमें अंदर से तोड़ दिया। उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन हर शब्द तीर की तरह लग रहा था। रोहित सिर झुकाए रोता रहा। उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। कुछ देर बाद काव्या आगे बढ़ी और बोली, भैया, अगर आपको सच में अपनी गलती का एहसास है तो सिर्फ माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। आपको ये साबित करना होगा कि आप बदल गए हो। रोहित ने तुरंत सिर उठाया और कहा, मैं सब करने को तैयार हूँ, बस एक मौका दे दो। उसकी आंखों में अब एक सच्चाई थी जो पहले कभी नहीं थी। घर के अंदर का माहौल भारी था, लेकिन इस बार उसमें एक नई शुरुआत की हल्की सी उम्मीद भी थी। अब फैसला सरिता जी के हाथ में था। क्या वो अपने बेटे को एक और मौका देंगी, या अपने दर्द को याद रखते हुए उसे हमेशा के लिए दूर कर देंगी? यह अब भी तय होना बाकी था। घर के अंदर उस समय ऐसा सन्नाटा था जैसे हर दीवार इस पल की गवाही दे रही हो। रोहित अब भी सरिता जी के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था और आंसू लगातार जमीन पर गिर रहे थे। काव्या थोड़ी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसका दिल भी भारी था, लेकिन इस बार वह अपने भावों को अपने फैसले पर हावी नहीं होने देना चाहती थी। सरिता जी कुछ पल तक चुप रहीं, जैसे अपने अंदर उठते हर सवाल और हर दर्द को एक एक करके महसूस कर रही हों। उनके सामने उनके बेटे का बचपन घूम रहा था, उसकी पहली मुस्कान, उसके स्कूल का पहला दिन, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी, और फिर वही बेटा जिसने बिना पीछे देखे उन्हें छोड़ दिया था। आखिरकार उन्होंने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, रोहित, माफी मांगना आसान होता है, लेकिन टूटे हुए भरोसे को वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। उनकी आवाज में न गुस्सा था, न ही कठोरता, बल्कि एक सच्चाई थी जो सीधे दिल तक उतर जाती थी। रोहित ने सिर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, माँ, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं सच में सब ठीक करना चाहता हूं। बस एक मौका दे दो। उसकी आवाज में अब कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चा पछतावा था। सरिता जी ने उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, मौका मिलेगा, लेकिन इस बार बेटे की तरह नहीं, एक जिम्मेदार इंसान की तरह। अगर तुम्हें इस घर में वापस आना है तो पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इस घर के लायक हो। यह सुनते ही रोहित की आंखों में एक नई चमक आई। उसने तुरंत कहा, मैं हर शर्त मानूंगा माँ, आप जो कहोगी मैं वही करूंगा। काव्या ध्यान से ये सब सुन रही थी। उसे भी यह फैसला सही लगा, क्योंकि यह सिर्फ माफी का नहीं बल्कि बदलाव का मौका था। सरिता जी ने आगे कहा, सबसे पहले जिस जमीन का सौदा तुमने किया है उसे वापस लाना होगा, चाहे तुम्हें जितनी मेहनत करनी पड़े। लेकिन यह दुकान वापस हमारे नाम पर ही रहनी चाहिए। यह तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है और इसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। रोहित ने बिना सोचे समझे सिर हिलाया और कहा, मैं वादा करता हूं माँ, मैं ये सब ठीक कर दूंगा। उसकी आवाज में इस बार एक दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं थी। उस दिन के बाद रोहित की असली परीक्षा शुरू हुई। वह हर सुबह जल्दी उठता, दुकान पर जाता और काव्या और अमन के साथ मिलकर काम करता। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि उसने इतने सालों से इस तरह का काम नहीं किया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर ग्राहक से विनम्रता से बात करता, हर छोटे काम को ध्यान से करता, और धीरे धीरे वह फिर से उस माहौल में ढलने लगा जिसे वह कभी छोड़कर चला गया था। काव्या भी उसे ध्यान से देख रही थी। वह यह समझना चाहती थी कि उसका भाई सच में बदल गया है या यह सिर्फ कुछ समय की बात है। दूसरी तरफ रोहित उस आदमी के पास भी गया जिसने जमीन खरीदने का सौदा किया था। उसने उसे सारी सच्चाई बताई और विनती की कि वह यह सौदा वापस ले ले। शुरुआत में वह आदमी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जब रोहित ने उसे पैसे वापस करने और कुछ अतिरिक्त देने की बात कही तो वह थोड़ा नरम पड़ा। यह आसान नहीं था। रोहित को इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, कुछ पुरानी बचत लगानी पड़ी और कुछ उधार भी लेना पड़ा, लेकिन आखिरकार वह उस सौदे को रोकने में सफल हो गया। जब वह कागज़ लेकर घर लौटा और सरिता जी के सामने रखे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि एक छोटे से सुकून के थे। काव्या ने भी पहली बार अपने भाई की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। उसे महसूस हुआ कि शायद उसका भाई सच में बदल रहा है।
दिन बीतते गए और रोहित धीरे धीरे अपने कर्मों से अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता रहा। उसने सिर्फ दुकान ही नहीं संभाली, बल्कि घर के हर छोटे बड़े काम में भी हाथ बंटाना शुरू किया। सरिता जी अब भी पूरी तरह से पहले जैसी नहीं हुई थी, लेकिन उनके दिल में धीरे धीरे नरमी आने लगी थी। काव्या के अंदर भी अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था, उसकी जगह एक संतुलन आ गया था। समय ने धीरे धीरे अपने जख्मों पर मरहम लगाना शुरू कर दिया था। घर का वही आंगन, वही दीवारें और वही दुकान अब पहले जैसी तो नहीं थी, लेकिन उनमें फिर से एक नई जान आने लगी थी। जहाँ पहले हर कोने में दर्द की गूंज थी, वहीं अब धीरे धीरे उम्मीद की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। रोहित अब रोज सुबह सबसे पहले उठता, दुकान की सफाई करता, सामान सजाता और पूरे मन से काम में लग जाता। उसके हर काम में अब एक सच्चाई थी, एक कोशिश थी कि वह अपने अतीत की गलतियों को अपने वर्तमान की मेहनत से सुधार सके। काव्या अब भी सब कुछ ध्यान से देखती थी। उसने अपने भाई को माफ तो पूरी तरह नहीं किया था, लेकिन उसने यह ज़रूर मान लिया था कि वह सच में बदलने की कोशिश कर रहा है। वह अब पहले की तरह उससे गुस्से में बात नहीं करती थी, लेकिन एक दूरी अब भी बनी हुई थी। यह दूरी समय ही कम कर सकता था। सरिता जी भी अब पहले से थोड़ी शांत हो गई थी। उनके चेहरे पर अब हर समय दर्द नहीं रहता था, लेकिन उनकी आंखों में बीते हुए समय की छाया अब भी नजर आती थी। एक दिन शाम को जब दुकान बंद होने वाली थी, तब अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वही काले बादल, वही ठंडी हवा, लेकिन इस बार माहौल अलग था। तीनों दुकान के बाहर खड़े थे और बारिश को देख रहे थे। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। फिर सरिता जी ने धीरे से कहा, याद है तुम्हारे पापा को बारिश कितनी पसंद थी। यह सुनते ही तीनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन आंखों में आंसू भी थे। रोहित ने धीरे से कहा, मैंने उन्हें बहुत दुख दिया माँ, अगर मैं उस दिन रुक जाता। उसकी आवाज़ भर आई, लेकिन इस बार सरिता जी ने उसे रोका नहीं। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कुछ बातें अगर समय पर समझ आ जाएं, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, लेकिन अगर देर से समझ आए तो इंसान को अपनी गलती के साथ जीना पड़ता है। उनकी आवाज़ में न कोई गुस्सा था, न शिकायत, बस एक सच्चाई थी। काव्या ने उस पल अपने भाई की तरफ देखा और धीरे से कहा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे सुधारने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। शायद अब तुम में वह हिम्मत आ गई है। यह सुनकर रोहित की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में पछतावा कम और राहत ज़्यादा थी। कुछ दिनों बाद एक ख़ास दिन आया। काव्या ने दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगवाया। उस पर लिखा था, मोहनलाल परिवार स्टोर। जब सरिता जी ने यह नाम देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने काव्या की तरफ देखा और कहा, तुमने आज अपने पापा का सपना सच में जिंदा कर दिया। काव्या मुस्कुरा दी। उसने कहा, यह सिर्फ उनका सपना नहीं था माँ, अब यह हमारा भी है। रोहित थोड़ा पीछे खड़ा यह सब देख रहा था। वह आगे बढ़ा और धीरे से बोला, क्या मैं भी इस हम का हिस्सा बन सकता हूँ? उसकी आवाज़ में डर भी था और उम्मीद भी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सरिता जी ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। यह गले लगाना सिर्फ एक माँ का नहीं था, बल्कि एक टूटे हुए रिश्ते के फिर से जुड़ने का संकेत था। काव्या भी आगे बढ़ी और उसने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। अब उस घर में फिर से तीन लोग खड़े थे, लेकिन इस बार उनका रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत था, क्योंकि यह सिर्फ खून का नहीं, बल्कि दर्द, संघर्ष और समझ का रिश्ता था। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार वह उदासी की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की गवाह थी। आसमान के काले बादलों के पीछे से हल्की धूप झांक रही थी, जैसे यह बता रही हो कि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है। और उस दिन के बाद उस छोटे से दुकान में सिर्फ सामान ही नहीं बिकता था, बल्कि वहाँ एक कहानी भी जिंदा थी। एक ऐसी कहानी जिसमें गलती थी, दर्द था, टूटन थी, लेकिन अंत में हिम्मत, माफ़ी और रिश्तों की सच्ची कीमत भी थी।